जब घर के चार चार लोगों की मौत की खबर फैलती है तो वाराणसी में अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। राजेंद्र गुप्ता कुख्यात शख्स था। सालों पहले उस पर खानदानी जायदाद को लेकर हुए झगड़े में अपने ही भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल करने का आरोप लगा था। उसके हाथ परिवार के खून से रंगे थे और ये बात शहर को याद थी। इसलिए जब गुप्ता परिवार के 4 लोगों का कत्ल होता है तो फ़ौरन ही ये अनुमान लगाया जाता है कि राजेंद्र गुप्ता ने शायद अपने गुस्से में आकर परिवार के लोगों का कत्ल कर डाला और फिर भाग निकला। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। 4 लाशें बरामद होने के कुछ घंटों के बाद पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया, जो कि उस जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन इमारत में थी। वहाँ एक खाली आधे अधूरे घर में राजेंद्र गुप्ता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फर्श पर वो बेजान पड़ा था। उसके सीने में कई गोलियां मारी गई थी। उससे खून रिस रहा था। ये मंज़र हैरान करने वाला था और खौफनाक भी था। और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि आसपास कोई हथियार भी मौजूद नहीं था। निर्माणाधीन घर राजेंद्र गुप्ता का ही एक नया प्रोजेक्ट था। वो उसका एक ऐसा निवेश था जिसमें कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए अक्सर आ जाया करता था। अपना खाली समय व्यतीत करने के लिए और पल दो पल की खुशी के लिए वो इसी निर्माणाधीन इमारत में, जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं था, वहाँ पर आ जाया करता और वहाँ पर अपना जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। लेकिन जब पुलिस वालों तक ये बात पहुंचती है कि यहाँ पर एक कत्ल हो चुका है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो इसको पहले सुसाइड का केस मान रहे थे। शुरुआती दौर में तो पुलिस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश को ही मानकर चल रही थी, क्योंकि मृतक राजेंद्र गुप्ता ने 1957 में ठीक इसी तरह से इसी दिन, जो कि मंगलवार का था, अपने पिता के साथ उसके एक सुरक्षाकर्मी और एक दूसरे व्यक्ति की हत्या की थी। आरोप के मुताबिक राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मारी थी। वही हत्याकांड के समय घर में मौजूद राजेंद्र की जो माँ होती है, जो काफ़ी बुज़ुर्ग थी, वो कहती है कि उसको तो इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। ये भी बड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला था, क्योंकि जिस घर में दर्जनों राउंड फायर हुए हों, उसकी आवाज़ वहाँ की बुज़ुर्ग महिला को सुनाई ना दी हो, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि जिस घटना को पुलिस पहले हत्या और ख़ुदकुशी का मानकर जांच कर रही थी, वो अब नए सिरे से जांच में जुट जाती है। घटना है मंगलवार की सुबह वाराणसी के बेलपुर थाना क्षेत्र के बदेनी इलाके में स्थित राजेंद्र गुप्ता के मकान से उस समय चीख पुकार की आवाज़ आने लगती है जब वहां नौकरानी काम करने के लिए जाती है। मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में घर की मालकिन राजेंद्र की जो पत्नी थी, उसके सहित उसके 3 बच्चों के शव खून से सने हुए पाए जाते हैं। चारों को गोली मारी गई थी। घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी परिवार का मुखिया राजेंद्र गुप्ता लापता था। पुलिस वालों को यही लगता है कि राजेंद्र गुप्ता, जो कि शुरू से ही गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसी ने अपने परिवार को ख़त्म करके शायद कहीं से वो फरार हो चुका है। क्योंकि इसी राजेंद्र गुप्ता ने 1957 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू को भी सोते वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और इस हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने ही बेलपुर थाना क्षेत्र में, जो बेलपुर थाना है, वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया था। उस समय राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। और ऐसा ही कुछ होता भी है। भाई की 13वीं के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी गई और उसकी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी और एक और अन्य व्यक्ति जो कि उनके साथ खड़ा था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने राजेंद्र और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचा था।
इस कारण से राजेंद्र जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आने के बाद उसने पूरी संपत्ति पर अकेले ही कब्जा कर लिया था। मंगलवार की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहिनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लाठिया पहुंचती है, जहां पर कि राजेंद्र का एक मकान है जिसका कि काम लगा हुआ था, लेकिन वहां पर राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना भी चाह रही थी कि परिवार के चारों सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र ने घर से 10 किलोमीटर दूर जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था वहाँ पर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ पर ऐसी नहीं बन रही थी क्योंकि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था। उसके कपड़े, जो राजेंद्र की कमीज़ और पैंट थी, वो किल्ली पर टंगी हुई थी और उसके सीने और सिर पर 3 गोलियां मारी गई थी। अब ये मामला बड़ा अजीब था क्योंकि अगर किसी ने आत्महत्या करनी होती तो वो अपने आप को 1 गोली मारता, जबकि राजेंद्र को 3 गोलियां लगी थी और कोई हथियार भी पास में बरामद नहीं होता। ऐसे में ये सवाल उठने लगता है, आखिर अपने परिवार के चारों सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कोई 10 किलोमीटर दूर आकर पूरे इत्मीनान से अपने कपड़े उतार कर और मच्छरदानी के अंदर जाकर जब सोने लगता है तो वो अपने आप को गोली कैसे मारेगा, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3। इसलिए पुलिस अपनी इस थ्योरी से पीछे हट जाती है और अब नई थ्योरी ये थी कि 5 लोगों की हत्या की गई, क्योंकि राजेंद्र के परिवार के सदस्यों की हत्या भी उसी पिस्तौल से की गई थी जिस पिस्तौल से उसके शरीर में भी गोलियां मारी गई थी। ऐसे में ये कहना कि हत्यारा कोई और है, ये बात गलत नहीं होती। 5 हत्याओं को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर ही हो सकता है। इसी बीच एक और बात हैरानीजनक सामने आती है कि घटना के दौरान राजेंद्र की मां शारदा देवी घर में ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू और 2 पोते और 1 पोती की हत्या की भनक तक नहीं लगती। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि घर में इतने कत्ल हो चुके थे, दर्जनों गोलियां चली थी, लेकिन जो उस मकान में रहने वाली बुज़ुर्ग महिला थी वो इस सारे केस से अनजान थी और वो कहती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि घर में इतने कत्ल हो चुके हैं। अब मामला साफ था, या तो वो बुज़ुर्ग सुनने देखने में असमर्थ थी या फिर उसको सब कुछ पता था। पुलिस वाले जब उस बुज़ुर्ग महिला से बातचीत करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो महिला फ़िज़िकली पूरी तरह से समर्थ थी, ना तो वो बहरी, गूंगी या अंधी थी। वो सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी। अब पुलिस का जो शक का घेरा है वो इसी बात पर केंद्रित हो जाता है कि वो बुज़ुर्ग महिला सब कुछ जानती है और पुलिस से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जब उस बुज़ुर्ग महिला से अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि राजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी बच्चों को भतीजे विक्की ने मारा है। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र की मां ये बड़ा खुलासा करती है। उसने कहा कि दिवाली की रात को विक्की घर आया था। 21 अक्टूबर की रात को वो हमारे बेटे को मार देना चाहता था, मगर हमने हाथ जोड़े और उसको रोक लिया। पुलिस की जांच में ये सामने आता है कि विक्की ने भले ही दादी को राजेंद्र गुप्ता के मर्डर से पहले सब कुछ बता दिया था कि वो इन लोगों का कत्ल करना चाहता है, मगर उसने परिवार के मर्डर के लिए किसी को सुपारी दी थी और प्रोफेशनल शूटर हायर किए थे। ये शूटर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से बुलाए गए थे। 5 हत्याओं की डील कितने में हुई थी, फ़िलहाल ये अभी मामला जो है वो सुलझा नहीं है। भतीजा जुगनू पुलिस की हिरासत में है, जिससे कि पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। वही दूसरा भतीजा विक्की जो है वो अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है। केस के क्लू खोजती हुई पुलिस ने जब विक्की के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की पड़ताल की तो सामने आता है कि विक्की और राजेंद्र की पहली पत्नी के बेटे के बीच अक्सर लंबी बातचीत होती थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक हत्या वाली रात को भी दोनों आपस में कांटेक्ट में थे। कॉल की डिटेल निकालने पर पता चलता है
बल्कि उसने महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ नंबरों पर भी बातचीत की थी। ये डेटा उन राज्यों की पुलिस से शेयर किया जा चुका है। इसमें कुछ क्रिमिनल के नाम भी सामने आते हैं जो कि सुपारी लेकर हत्या करने का काम करते हैं। पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। वाराणसी पुलिस की एक टीम पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर राजेंद्र की पहली पत्नी का बेटा जॉब करता है। विक्की को लेकर पुलिस के पास कोई ख़ास जानकारी नहीं है, मगर पुलिस उसको अपने बिहाफ पर ढूंढने का पूरा प्रयत्न कर रही है। वाराणसी पुलिस के खुलासे के बाद पुलिस की 5 टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम इस केस से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस की तफ्तीश विक्की तक कैसे पहुंचती है? दरअसल पुलिस ने मंगलवार रात को राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा को थाने में बुलाया था। वो वहां पर आती है। उससे तकरीबन 15 से लेकर 20 तक सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस सोर्स के मुताबिक उसने कहा कि ये विक्की ने ही किया है। पुलिस कांस्टेबल पूछ रहा है कि क्या दिवाली की रात विक्की के साथ कोई और भी आया था? मां बताती है कि नहीं, वो अकेला था। अब शक का दायरा सारा विक्की पर सिमट कर रह जाता है। विक्की बेंगलुरु में जॉब करता है, मगर हत्या के बाद से ही उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पुलिस विक्की को लेकर दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क करती है। जुगनू ने भी अपने भाई विक्की की तस्वीर जो है वो उन्हें मुहैया करवा दी है। और इस तरह से नीतू और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद राजेंद्र की सुसाइड करने की कहानी जो है वो अब पूरी तरह से पलट चुकी है। अब ये मामला 5 मर्डर का है। इन्हें कैसे मारा गया, इसको लेकर परिवार के करीबियों के अलग अलग बयान हैं। नौकरानी, पड़ोसी और माँ, सबके बयानों में एक बात कॉमन ज़रूर है कि सब में जो इनके भतीजों का नाम है वो आ रहा है। क्लू मिलता है कि भतीजे दिवाली पर घर आए थे, सब खुश थे, मगर कुछ बात होने के बाद परिवार के लोग गुस्से में आ जाते हैं। परिवार के सदस्यों से किसने क्या कहा था ये नौकरानी नहीं बता पाती। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो ये बात सामने आती है कि 2 संदिग्ध लड़के उनके घर के पास रात के समय मौजूद थे। पड़ोसियों ने भी राजेंद्र के भतीजों पर शक जताया था, मगर अब पुलिस उन्हें सुपारी किलर मानते हुए जांच कर रही है। वहीं मां शारदा ने भी पुलिस के सामने यही कहा था कि रात में जब खाना खाने के बाद बेटा राजेंद्र अपने नए घर में चला गया तो वो वहां से दोबारा नहीं लौटा था। घर से 4 लाशें जो है वो निकाली जाती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। राजेंद्र गुप्ता की लाश उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। उसको भी पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दरअसल 1997 में राजेंद्र गुप्ता ने अपने इसी भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या की थी। कृष्णा के ही बेटे जुगनू और विक्की हैं। पुलिस का मानना है कि अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही उन्होंने अपने चाचा समेत उसके पूरे परिवार की हत्या जो है वो प्रोफेशनल शूटरों से करवाई है। चूँकि पहली पत्नी का बेटा आसनसोल में रहता है, उसकी राजेंद्र गुप्ता से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। अब जबकि राजेंद्र और उसकी दूसरी पत्नी और बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, ऐसे में उसकी पहली पत्नी और उसके बेटे का प्रॉपर्टी पर जो हक है वो बढ़ जाता है। वो विक्की के साथ लगातार संपर्क में था। दिवाली पर मर्डर की रेकी भी हुई थी। पुलिस मान रही है कि दिवाली पर मर्डर की रेकी की गई थी। नीतू और बच्चे पुश्तैनी घर में रहते थे। राजेंद्र नए घर में चला गया था। ये सब कुछ कातिलों को पहले से पता था। फोरेंसिक टीम मान रही है पहले नीतू और उसके 3 बच्चों की हत्या की गई और उसके बाद राजेंद्र की हत्या की गई है। मामला काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। सिर्फ अब एक आरोपी का पकड़ा जाना बाकी रह गया है और उसका नाम है विक्की। विक्की के गिरफ्त में आते ही सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि राजेंद्र ने भी जो किया था वो भी सरासर गलत था। राजेंद्र ने भी एक प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई और उसकी बेगुनाह पत्नी को मार दिया था, लेकिन जो उसके 2 बच्चे थे उन्होंने मन में बदले की भावना रखी और तकरीबन 27 साल बाद उसी केस को दोहराया। ये भी सरासर गलत है। कृष्णा के बेटे जुगनू और विक्की अपने मन में रंजिश पाल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात का किसी को एहसास नहीं होने दिया और मौका पाकर दिवाली की रात को उसने अपने चाचा
अपनी चाची और उसके तीनों बच्चों को जान से मरवा दिया। गलती राजेंद्र ने की थी, उसकी बीवी और उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन निर्दोष होते हुए भी उनको मरना पड़ा। ये भी सरासर गलत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि एक बदले की भावना और रंजिश ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। दोस्तों मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।